हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टैनगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। हमारी जो फंसना पक्का है सीरीज है, इसमें हम एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ के सारे क्वेश्चन एक छोटी सी वीडियो में डाल देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। Why are James Princip's contributions considered as a historic development in Indian epigraphy? नीचे मैंने और का क्वेश्चन डाला है, यानी कि सिमिलर अलग क्वेश्चन अलग वर्ड्स के साथ पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने नीचे डाल दिया है। सीधा हम इसके आंसर को देखते हैं। जेम्स प्रिंसप कौन थे? हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे, जिन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट ब्राह्मी और खरोस्ती को डिसाइफर किया था। इनसे रिलेटेड आगे भी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साइड में भी मैंने क्वेश्चन डाल दिए जो कि इनसे रिलेटेड ही हैं। एक कि भाई पियादस्सी का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा हमारे देवनाम पिया का मीनिंग क्या होता है। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमारे अशोकन एरा के, तो उसमें हमें देखने को मिलता है ये जो टाइटल्स हैं वो अशोका के लिए यूज़ किए गए हैं। पियादस्सी का मीनिंग है प्लेजेंट टू बिहोल्ड और देवनाम पिया का मीनिंग है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। इसके बाद अब इनने जो डिस्कवरी करी, इन्होंने जो डिसाइफरिंग करी हमें इन दो स्क्रिप्ट्स की, उसके बाद से जो हमारे इंडियन इन्वेस्टिगेशन था, जो हिस्टोरियंस थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। अब वो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को रीड कर सकते थे, उनको समझ सकते थे, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे इंडिया में इंडियन हिस्टोरियंस और यूरोपियन हिस्टोरियंस ने चालू कर दिए। तो ये हमारा पूरा आंसर। द 6th century BC is often regarded as a turning point of Indian history. सब्सटेंशिएट, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। इस डेट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अर्ली स्टेट्स डेवलप हुए थे, सिटीज़ डेवलप होते हुए हमें देखने को मिल रहे थे, महाजनपदास देखने को मिल रहे थे हमें। आयरन का जो यूजेज था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कॉइनेज का यूजेज, कॉइनेज सिस्टम आ चुका था, कॉइन्स का यूज़ किया जा रहा था। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, दो स्कूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट, दोनों का डेवलपमेंट इस टाइम के बाद हुआ था। महाजनपदास का हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में मेंशनिंग है। इनमें से कुछ महाजनपदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जस्ट अगले क्वेश्चन में हम महाजनपदास के बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। 6th century BC के बाद से ही जो हमारे ब्राह्मण थे, उन्होंने धर्म सूत्रास को कंपोज करना चालू किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और जो 6th century BC है, इसको अच्छे से इस डेट को याद रखना है। इसको आप आंसर में भी अलग अलग आंसर्स में यूज़ कर पाएंगे। राइट अ नोट ऑन महाजनपदास। जो हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है, उनमें हमें 16 स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिनको हम बोलते हैं महाजनपदास। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सारे टेक्स्ट में हमें देखने को मिलते हैं। वज्जी, मगध, कुशाला, कुरु, पंचाला, गांधारी और अवंती, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदा थे। इनको किंग्स रूल करते थे। कुछ ऐसे थे जो कि ओलिगार्कीज थे, यानी कि ये जहाँ पे मल्टीपल लोग, मल्टीपल राजास रूल किया करते थे। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी, और उनको फोर्टिफाई भी किया जाता था। तो ये हमारे पूरा महाजनपदा के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। जो हमारे गौतम बुद्ध थे और हमारे जो महावीर थे, वो भी ऐसे ओलिगार्कीज को ही बिलोंग करते थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाउ डू यू मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा एक्सप्लेन? तो हमें कुछ फैक्टर्स देखने को मिले थे जिनके कारण जो मगध था उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले, इस रीजन में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, बहुत प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था। दूसरा, आयरन माइंस एक्सेसिबल थी। एलिफेंट्स यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते थे, जो कि आर्मीज के लिए यूज़ होते थे। इसके अलावा जो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, उनके थ्रू कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो पाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फिफ्थ फैक्टर भी था। बोला जाता था जो यहाँ के रूलर्स हैं, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और इसलिए जो मगध है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है। तो बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्मा, इन 3 नाम को आप याद रखिएगा। इनकी जो फिलोसफीज थी, इनकी जो एम्बिशंस थी, इनके कारण भी मगध की हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सप्लेन। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर को 321 BC में फाउंड किया था। हमें आर्कोलॉजिकल फाइंड्स जो मिलते हैं, मेनली हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो इनके एम्पायर के बारे में हमें बताते हैं। इसके बाद अकाउंट्स मिलते हैं हमें मेगास्थनीज के, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स हमें दी है। अर्थशास्त्र, जिनको बोला जाता है, चाणक्य ने कंपोज किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक मिनिस्टर थे। इन्होंने हमें इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है। इसके अलावा जो हमें लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं संस्कृत में, लेटर, बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक टेक्स्ट हमें मिलते हैं। इनमें हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में डिटेल्स देखने को मिलती हैं। और एक बहुत वैल्यूएबल सोर्स, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन्होंने रॉक्स पे, पिलर्स पे अपने मैसेज
मैसेजेस लिखवाए थे, जिनको ये बोलते हैं कि जो धम्मा से जो अंडरस्टैंड करते थे उनको, उनके मैसेजेस को ये स्प्रेड करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, सबके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी ब्राह्मण्स को और बाकी लोगों को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्लेव्स को हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ऐसे कुछ मैसेजेस होते थे जो अलग अलग जगह पे लिखवाते थे। तो ये हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये पूरा हमारा आंसर हो जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारे हिस्ट्री के या फिर ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी मेजर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड या फिर हमारी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सबसे पहले तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल था, इसके अलावा प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णनगरी, ये सारे सेंटर्स इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे सेटअप किए गए थे। तो ये भी एक यहाँ का हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है। अलग अलग जगह जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पे बनाया गया था। सुवर्णनगरी नाम से ही समझ में आ रहा है, कर्नाटका की जो गोल्ड माइंस है वहाँ पे एक्सेस करने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे इन लोकेशंस को सिलेक्ट करके अलग अलग जगहों पे सेटअप किया गया था। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जो हमारे सेंटर्स है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाकी जगहों पे थोड़ा थोड़ा वीक था। तो ये हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। जो आर्मी थी वो हमारे पूरे एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता था और आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा जाता था। मेगास्थनीज ने एक कमेटी बताई है जिसमें 6 सब कमिटीज़ थी जो कि हमारी पूरी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को मैनेज किया करती थी। 1 लुक्ड आफ्टर द नेवी, दूसरी जो थी वो हमारी ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन देखती थी। तीसरी जो सब कमेटी थी फुट सोल्जर्स को देखती थी। 4th हॉर्सेस को देखती थी। 5th चैरियट्स को देखती थी और 6th एलिफेंट्स को देखती थी। तो पूरी एक कमेटी थी जो कि हमारी एक्टिविटीज़, मिलिट्री एक्टिविटी को देखा करती थी। इसके अलावा अशोका जो थे वो अपने पूरे एम्पायर को होल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए धम्मा को स्प्रेड किया करते थे, जिसके लिए धम्मा महामाता स्पेशल ऑफिशियल्स को भी वो हायर किया करते थे। ये भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 वेज ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा बाय अशोका। तो 2 वेज हमारे सामने निकल के आते हैं। नेचुरल रॉक्स पे लिखा करते थे और पॉलिश पिलर्स बनवाया करते थे जिसपे अपने मैसेजेस को लिखा करते थे। और दूसरा वही पॉइंट है, धम्मा महामाता को ये हायर करते थे, अपॉइंट करते थे। इनका काम होता था जो मैसेज है धम्मा के उनको पूरे जगहों पे स्प्रेड करना। Why was the Mauryan Empire regarded as a major landmark in the early Indian history? आर्कोलॉजिकल फाइंड जो हमें मिलते हैं, स्कल्पचर्स जो हमें मिलते हैं, उसको बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर एम्पायर के एक स्पेक्टिकुलर आर्ट टाइप है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एम्पायर सिर्फ 150 ईयर्स लास्ट किया, लेकिन फिर भी हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट एम्पायर है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं वो बाकी रूलर्स की तरह ऐसे नहीं है कि खुद की तारीफ करने में लगे हुए हैं, बल्कि इनमें हमें एक अलग मैसेज देखने को मिलता है जो कि अच्छे अच्छे मैसेजेस को स्प्रेड कर रहा है। तो ये एक अलग डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है इन एम्पायर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं। राइट अ नोट ऑन चीफ्स एंड चीफडम्स दैट इमर्ज इन सदर्न रीजन। तो चीफ्स और चीफडम जो इमर्ज हो रहे थे वो रूलर्स के जैसे नहीं थे, वो थोड़े अलग थे। इनमें जो चीफ है उनकी जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी भी हो सकती थी और कभी कभार हेरिडिटरी नहीं भी होती थी। बेसिकली जो पॉपुलर इंसान होता था वही यहाँ पे चीफ बन पाता था, यानी कि उनको अपनी पब्लिक का सपोर्ट होता था। इसके अलावा ये स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, वॉरशिप्स में लीड किया करते थे जो चीफ्स होते थे इन चीफडम्स के, और जितने भी डिस्प्यूट हुआ करते थे उनको सॉल्व किया करते थे। इनको गिफ्ट्स मिलती थी, ये टैक्स नहीं लेते थे बल्कि गिफ्ट्स लेते थे जिनको वो जनरली अपनी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, जो डिफरेंस था इनमें और किंग्स में। इसके अलावा ये कोई रेगुलर आर्मीज को होल्ड नहीं किया करते थे, मिलके ही अपनी जो फाइट्स होती थी उनको किया करते थे। तो ये हमारे पूरे चीफ्स और चीफडम के बारे में एक पैराग्राफ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वेराइटी ऑफ डाइटीज। थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कुशानास। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी कि खुद को गॉड लाइक दिखाना, डाइटी से कनेक्ट करना, इसका कुशानास ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। इन्होंने 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक बहुत बड़े वास्ट एम्पायर पर रूल किया। इन्होंने बहुत सारे अपने अपने स्टैचूज़ बनवाए थे। इनकी जो हिस्ट्री है वो हम अलग अलग इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस जो हमें मिलते हैं उनके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े जो स्टैचूज़ थे खुद के स्टैचूज़ बनवाते थे। मथुरा में हमें मिले, अफगानिस्तान में मिले इन रूलर्स के खुद के स्टैचू, यानी कि खुद को एज गॉड पोर्ट्रेट करना चाहते थे, खुद को गॉड लाइक दिखाते थे, जिसके लिए इन्होंने खुद के लिए टाइटल भी अडॉप्ट किए थे जैसे कि देवपुत्र या फिर जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ गॉड। चाइनीज़ एम्पायर से थोड़े से इंस्पायर्ड थे, वो भी खुद के लिए ऐसे ही टाइटल्स अडॉप्ट किया करते थे। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स। तो गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास है, जैसे कि लिटरेचर, कॉइन्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं इनके पीरियड के हमें,
इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रशस्तीज। प्रशस्तीज को जो किंग होते हैं वो खुद अपने पोएट हायर करते थे, उसमें अपनी तारीफ लिखवाया करते थे एज पोएट्रीज, जिनको हम प्रशस्तीज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी प्रशस्तीज। इनमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो बहुत अच्छे से इनको पढ़ते हैं और फैक्चुअल डिटेल्स इनमें से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा नहीं होते, बहुत सारी किंग की तारीफ भी होती है। इसके अलावा जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो प्रशस्ति का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, जिसको हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये संस्कृत में हरिसेन ने कंपोज की थी, जो कि समुद्रगुप्त के एक कोर्ट पोएट थे। तो यहाँ पे हमें समुद्रगुप्त की तारीफ देखने को मिलती है। इनमें से हमारे जो हिस्टोरियंस है वो कुछ फैक्चुअल डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। How do historians reconstruct the history of ordinary people? Explain with special emphasis on Jatakas and Panchatantra. तो हमें जो रूलर्स हैं उनके बारे में तो बहुत सारे प्राग प्रशस्ति देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली ही अपने अकाउंट्स लिखा करते थे। इनके बारे में भी बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। तो एक चीज़ हो जाती है हमारे लिए जटाकास और पंचतंत्रा। पहले ये ओरल नरेट किए जाते थे, जिनको बाद में कंपोज कर दिया गया था। इनमें हमें जनरली स्टोरीज देखने को मिलती है जिनमें ऑर्डिनरी लोगों का भी जिक्र होता है। तो वर पॉपुलर ओरल स्टोरीज विच वर देन कन्वर्टेड इनटू राइटिंग। जटाकास को पाली में लिखा गया था अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी। जो एक स्टोरी है हमें बहुत फेमस स्टोरी है, गंदा टेंडू जटाका। इसमें एक स्टोरी बताई गई है किंग की और उनके सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमें डिटेल्स देती है कैसे किंग और उनके सब्जेक्ट का रिलेशन हुआ करता था। Explain the agricultural practices followed by the cultivators to increase productivity in the from 600 BC to 600 C. सबसे पहले जो हमारी फर्टाइल एल्यूवियल रिवर वैलीज थी गंगा और कावेरी की, वहाँ पे प्लाव एग्रीकल्चर आ गया था। आयरन टिप्ड प्लाउशेयर यूज़ किया जाता था, जिससे एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। इसके बाद पैडी के लिए ट्रांसप्लांटेशन का मेथड यूज़ किया जाने लगा था, जिससे पैडी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि काफ़ी मेहनती है पूरा मेथड होता है। इसके बाद जो हमारे हिली रीजन्स थे वहाँ पे वो एग्रीकल्चर यूज़ होने लगा था। इरिगेशन का भी यूज़ काफ़ी बढ़ गया था। वेल्स, टैंक्स और जनरली कॉमन नहीं थे, लेकिन कैनल्स का भी यूज़ किया जाता था। इनको बनाने के लिए कम्युनिटीज इकट्ठा मिलके बनाया करती थी, या फिर जो किंग्स होते थे, पावरफुल लोग होते थे, वो इनके लिए स्पॉन्सर कर दिया करते थे। हालांकि अगर किंग इनको बनवा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी को बनवा रहा है, तो अपने इंस्क्रिप्शन में भी उसको मेंशन किया करता था। New strategies after the 6th century BC of agriculture led to increase in differences among different categories. Explain. तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, दूसरी तरफ हमें सोसाइटी में डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जनरली अब 3 नई कैटेगरीज आ गई थी, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स की, स्मॉल पेजेंट्स की और लार्ज लैंड होल्डर्स की। हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी ये देखने को मिलते हैं। जो तमिल टेक्स्ट है उनमें भी हमें न्यू टर्म्स देखने को मिलते हैं। लार्ज लैंड ओनर्स के लिए वेलालर, प्लाउमैन या फिर उजावर, और स्लेव्स के लिए आदिमाई। तो बेसिकली अब जिसके पास ज़्यादा एक्सेस है वो सोसाइटी में ज़्यादा पावरफुल होने लगा था। जिसके पास कम लैंड है, कम रिसोर्सेज है, कम टेक्नोलॉजीज है, उसका स्टेटस नीचे गिर रहा था सोसाइटी में। राइट अ नोट ऑन द टर्म गहापति। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गहापति का मतलब होता है किसी भी हाउस होल्ड का हेड या फिर मास्टर या फिर ओनर। जो हमारे गहापति हैं, इनके पास पूरा का पूरा हाउस होल्ड का पावर होता है, पूरी रिसोर्सेज इनके हाथ में होती हैं। जितने भी स्लेव्स हैं, जितनी भी विमेन हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब इनके अंडर में आते हैं। अब एक और तरीके से जो गहापति टर्म का यूजेज होता है, जितने भी वेल्दी मर्चेंट्स हो गए या फिर जो हाई क्लास वाले लोग होते थे, उन कैटेगरीज के लिए गहापति टर्म को यूज किया जाता था। ऑब्वियसली जो स्लेव्स हैं वो इनके अंडर में आते थे। राइट अ नोट ऑन प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी। इनकी मैरिज हुई थी वकाटकाज में, जो कि डेक्कन के एक पावरफुल रूलिंग एलीट फैमिली थी। जो प्रभावती गुप्ता है, इनके पास लैंड का एक्सेस था। ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में ये अलग अलग लैंड को ग्रांट कर रही थी। तो ऑब्वियसली इनके पावर थी इनके पास लैंड ग्रांट करने की। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ये क्वीन थी, चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, इसलिए इनके पास लैंड रिसोर्सेज इनके हाथ में थे, वरना सभी विमेन के पास लैंड के रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता था। तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी थी। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। एक्सप्लेन। तो यहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि इतने सारे सोसाइटी में लैंड ग्रांट्स क्यों किए जा रहे हैं। सबसे पहला ग्रुप का मानना है कि लैंड ग्रांट्स एक स्ट्रेटेजी है किंग्स की, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके।
दूसरा ओपिनियन हमें देखने को मिलता है कि इट शोज वीकनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। बेसिकली किंग की पावर कम हो रही है, समानता और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, इसलिए किंग चाहते हैं कि नए एलाइज बनाए जाए, नए फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाए, इसलिए वो लैंड ग्रांट कर रहे हैं। एक और ओपिनियन हमें देखने को मिलता है कि किंग की पावर कम हो रही है लेकिन वो फेक पावर दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद को सुपरमैन दिखाने के लिए लैंड ग्रांट्स किया कर रहे हैं। तो ये अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत सारे जो डिटेल्स हैं अलग अलग आंसर्स में आप इनको यूज़ कर पाएंगे, इसलिए मैंने डाल दिए। पहले भी हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स, यहाँ पे भी हमारे सामने कुछ मेजर टाउन्स जाते हैं और कैसे ये अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों पे लोकेट किए गए थे। पाटलिपुत्र रिवरिन रूट्स पे लोकेट किया गया था, उज्जैनी लैंड रूट्स पे, पोहार कोस्ट साइड में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कोस्टल रीजन का यूज़ किया जा सके, और जो मथुरा था वो एक कमर्शियल सेंटर था, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का भी सेंटर था। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे इंपॉर्टेंट टाउन्स को लोकेट स्टैब्लिश किया जाता था। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। तो जो हमारा ट्रेड था वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो लैंड और रिवर रूट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुके थे। ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, एंड ओवरसीज लैंड के थ्रू भी बहुत जगहों तक फैल चुका था, सेंट्रल एशिया और आगे भी जा चुका था। और सीज के थ्रू अगर हम बात करें तो अरेबियन सी के थ्रू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक हमारे जो सी रूट थे वो पहुंच चुके थे, और बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक स्प्रेड हो चुके थे। दोज हु ट्रेवल्स दीज रूट्स इंक्लूडेड, तो अब अलग अलग लोग थे जिनको यूज़ किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल पेडलर्स जो कि ऑन फुट ट्रेवल करते थे, मर्चेंट्स ऑन कैरावेंस ऑफ बुलक कार्ट एंड पैक एनिमल्स, सी फेयरर्स थ्रू सी, और जो सी फेयरर्स के वेंचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। अब बहुत सारे गुड्स हैं जो कि कैरी किए जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सबमर्ज कर दिया। सिर्फ गुड्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ये वाला भी एक अलग क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे एक आंसर में आंसर कर दिया है। तो सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटालोस, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, ये सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था और बेचा जाता था। साइड में भी मैंने बॉक्स डाल दिया, आप पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए मैं डाल देता हूँ। हाउ वर द कॉइन्स यूज इन द फर्स्ट सेंचुरी सी, गिव एग्जाम्पल्स। तो हमें देखने को मिलता है 6th सेंचुरी BC के बाद से जो हमारे पहले कॉइन्स थे उनका यूजेज चालू हुआ था। पंच मार्क कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, मेनली सिल्वर और कॉपर के। हमें देखने को मिलता है कि जनरली किंग के पास पावर होती थी कॉइन को इशू करने की, लेकिन इनके अलावा मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन्स पीपल भी अपने अपने कॉइन्स इशू किया करते थे। कुशानास पहले ऐसे किंग थे फर्स्ट सेंचुरी सी में जिन्होंने लार्ज होल्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू किया था। ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स भी थे हरियाणा और पंजाब के, योद्धास, जिन्होंने फर्स्ट सेंचुरी सी में अपने पहले कॉइन्स को इशू किया था। हमें बहुत सारे कॉपर के कॉइन्स इनके तरफ से देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ये भी यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें पार्ट लेना चाहती थी। इसके अलावा गुप्ता रूलर्स, जब भी कॉइन की बात होगी तो गुप्ता रूलर्स के कॉइन की बात की जाती है क्योंकि इनके कॉइन्स को मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन बोला जाता है, जो कि अपनी प्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल थे। ये जो कॉइन्स थे इनके आने के बाद से जो कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। फ्रॉम 6th सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स फाइंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, गिव रीजंस। तो अब गोल्ड कॉइन्स मिलना बंद हो गए, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो हमारे हिस्टोरियंस इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ का कहना है जो हमारा वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया, जिसके कारण जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था वो बंद हो गया। इसके साथ क्या हुआ, जो हमारे इंडिया के जो स्टेट्स थे, हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो स्टेट्स थे, उनको बेनिफिट जो होता था वो मिलना बंद हो गया, तो इनके तरफ से कॉइन इशू होना भी गोल्ड के बंद हो गए। बाकी कुछ हिस्टोरियंस का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि नहीं भाई, ट्रेड तो अभी भी हो रहा था लेकिन अब नए नेटवर्क्स डेवलप हो गए थे, जिसके कारण जो पुराने नेटवर्क्स हैं वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये अलग अलग ओपिनियन हमें देखने को मिल जाते हैं। हाउ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन एज वॉज डिसाइफर्ड। तो सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट के डिसाइफरिंग का प्रोसेस हम देख लेते हैं। जो हमारे बंगाली और देवनागरी के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, प्रेजेंट डेट के जो स्क्रिप्ट्स थे उनको हम कंपेयर करते हैं पुराने जो हमें स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, और कंपैरिजन के थ्रू हम पता लगाते हैं कि भाई इन जो अलग अलग सिंबल्स हैं उनका क्या मीनिंग है। तो ये एक तरीका है बैकवर्ड स्टडी करने का, जिससे हम पता लगाते हैं। स्कॉलर्स जो हमें स्टार्टिंग में स्टडी करते थे उनको लगता था जो इंस्क्रिप्शंस में ना ये के सारे संस्कृत में, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो प्राकृत में। जब ये पता चला काफ़ी मेहनत के बाद, जो हमारे जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया था। ये डेटा आप याद रखिएगा। एक्सप्लेन हाउ खरोस्ती वॉज डिसाइफर्ड। तो खरोस्ती में डिसाइफरिंग करने के लिए इंडो ग्रीक रूलर्स के जो कॉइन्स थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी।
हुआ ये कि इनके जो कॉइन्स थे उनमें खरोस्ती और ग्रीक दोनों स्क्रिप्ट्स में उनके नाम लिखे होते थे। फॉर एग्जांपल अपोलोडेटस लिखा है, तो अगर एक कोई स्कॉलर है जो कि अपोलोडेटस को ग्रीक स्क्रिप्ट में पढ़ पा रहा है तो उसको खरोस्ती स्क्रिप्ट से कंपेयर कर सकता है कि यहाँ पे ए किस तरीके से किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस तरीके से डिसाइफरिंग का जो पूरा प्रोसेस था उसको किया गया। जब जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि भाई ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसके बाद इनको रीड करना पॉसिबल हो गया। तो ये पूरा हमारा खरोस्ती का डिसाइफरिंग आ गया। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। सबसे पहले टेक्निकल लिमिटेशंस, जो लेटर्स हैं कई बार अच्छे से इंग्रेव नहीं किए गए हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो चुके हैं, उनमें से लेटर्स मिसिंग है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरी एक प्रॉब्लम है एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल है। मे बी कुछ उस स्पेसिफिक टाइम में उसका कुछ मीनिंग था लेकिन अब हम नहीं बता सकते कि किस चीज़ को बता रहा है। इसके बाद बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले तो हैं बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर देम, पब्लिश देम और ट्रांसलेट देम। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे लिखे तो गए होंगे लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बहुत अलग सी प्रॉब्लम ये भी है कि हमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे उस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझा जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जो लाइफस्टाइल थी, जो इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। रिकॉर्ड क्या किया जाता था, जो ग्रैंड इवेंट्स होते थे, किंग्स के बारे में डिटेल्स होती थी, सिर्फ इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था। और इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो कमीशन करवाता था उन इंस्क्रिप्शंस को वो अपने फेवरेबल चीज़ों को लिखवाता था, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें मिल ही नहीं पाती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा एक कोर्स आया हुआ है आंसर राइटिंग पे जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप आई बटन से उसके ट्रेलर को देखिएगा, परचेज ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।